22 अप्रैल 2025 दोपहर के 2:47 बैसरन घाटी, पहलगाम, जम्मू कश्मीर। वो एक आम दिन था। पहलगाम, जिसे लोग मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया कहते हैं, उस दिन पर्यटकों से भरा हुआ था। बैसरन घाटी की हरी घास पर बच्चे दौड़ रहे थे। कोई घोड़े पर बैठकर तस्वीरें खिंचवा रहा था। कोई अपने परिवार के साथ उस ठंडी हवा में खो गया था जो सिर्फ कश्मीर में मिलती है। चारों तरफ हंसी थी, कैमरे थे, यादें थीं। ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि कुछ ही मिनटों बाद यही जन्नत इतिहास के सबसे दर्दनाक पन्नों में बदलने वाली है। दूर पहाड़ों के पीछे, जहां पाइन के घने जंगल थे और धूप भी मुश्किल से पहुंचती थी, कुछ परछाइयां नीचे उतर रही थीं, चेहरे ढके हुए, कंधों पर AK-47। कदम धीमे थे लेकिन मकसद साफ था। वो लोग यहां घूमने नहीं आए थे, वो लोग यहां एक कहानी लिखने आए थे, और वो कहानी खून से लिखी जानी थी। फिर पहली गोली चली। उस एक आवाज ने पूरी घाटी की खामोशी को चीर दिया। शुरू में कुछ लोगों को लगा शायद कोई पत्थर गिरा होगा। कुछ सेकंड तक किसी को समझ नहीं आया। फिर दूसरी गोली चली, फिर तीसरी, और उसके बाद जो हुआ वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। लोग भागने लगे, चीखें घाटी में गूंजने लगीं। बच्चे अपने माता पिता से बिछड़ गए, घोड़े बेकाबू होकर दौड़ने लगे। जो लोग कुछ मिनट पहले वीडियो बना रहे थे, अब जमीन पर झुककर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन हमलावर रुके नहीं। वो आगे बढ़ते रहे, ठंडे दिमाग से, बिना किसी हड़बड़ाहट के। कुछ ही देर में बैसरन घाटी बदल चुकी थी। जो जगह कुछ मिनट पहले छुट्टियों की यादें बना रही थी, अब डर की पहचान बन चुकी थी। उस दिन 26 बेगुनाह लोग, जो सिर्फ कश्मीर की खूबसूरती देखने आए थे, उस घाटी में अपनी जान गंवा बैठे। लेकिन यह सिर्फ एक हमला नहीं था, यह एक संदेश था, और वो संदेश भेजा गया था सीधे भारत के दिल तक। लेकिन यह कहानी सिर्फ गोलियों की नहीं है, यह कहानी उस शतरंज की है जो शायद सालों से बिछ रही थी। जांच शुरू हुई, नाम सामने आने लगे, और उन्हीं नामों में एक नाम था TRF, द रेजिस्टेंस फ्रंट। यह नाम पहली बार 2019 के बाद चर्चा में आया था। बाहर से एक लोकल रेजिस्टेंस मूवमेंट जैसा दिखने वाला संगठन, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की नजरों में इसकी कहानी कहीं ज्यादा गहरी थी। सवाल उठने लगे, क्या यह हमला अचानक था, या इसकी तैयारी बहुत पहले से चल रही थी? दिल्ली की रात जाग रही थी, रॉ सक्रिय थी, IB सक्रिय थी, सुरक्षा एजेंसियां लगातार जानकारी जुटा रही थीं। अजीत डोवाल लगातार बैठकों में थे। नरेंद्र मोदी तक हर अपडेट पहुंचाया जा रहा था, क्योंकि अब सवाल सिर्फ एक हमले का नहीं था। सवाल था, क्या कोई फिर से कश्मीर को डर में धकेलना चाहता था? कश्मीर, जहां पिछले कुछ सालों में टूरिज्म बढ़ रहा था, होटल भर रहे थे, पर्यटक लौट रहे थे, लोग कह रहे थे कि घाटियां फिर से सांस ले रही हैं। और फिर 22 अप्रैल आ गया। जांच आगे बढ़ी, सैटेलाइट इनपुट्स देखे गए, सिग्नल पैटर्न्स एनालाइज हुए, ग्राउंड इंटेलिजेंस इकट्ठा की गई, और धीरे धीरे तस्वीर साफ होने लगी। यह हमला अचानक नहीं लग रहा था, यह प्लान्ड था, सटीक था, और शायद महीनों से तैयार किया गया था। नई दिल्ली, साउथ ब्लॉक, 22 अप्रैल 2025 की रात के 11 बजे। जब पूरा देश सदमे में था, तब दिल्ली के साउथ ब्लॉक की रोशनियां बुझी नहीं थीं। कमरों के अंदर मैप्स खुले थे, रिपोर्ट्स टेबलों पर फैली हुई थीं, लगातार कॉल्स हो रहे थे, हर कुछ मिनट में नई जानकारी आ रही थी। यह सिर्फ एक सिक्योरिटी मीटिंग नहीं थी, यह उस जवाब की शुरुआत थी जो आने वाले दिनों में पूरे क्षेत्र की दिशा बदलने वाला था। उसी रात भारत की एजेंसीज ने हमले की परतें खोलना शुरू कर दिया। सवाल सिर्फ यह नहीं था कि हमला किसने किया, सवाल यह था कि इसके पीछे कितनी बड़ी प्लानिंग थी। इसी बीच एक और जानकारी सामने आने लगी। हमले से पहले पहलगाम के आसपास कुछ इलाकों में कम्युनिकेशन डिसरप्शन की रिपोर्ट्स मिली थीं। लोगों के कॉल्स प्रभावित हुए थे। एजेंसीज अब यह समझने की कोशिश कर रही थीं कि क्या यह सिर्फ टेक्निकल इशू था या किसी बड़ी योजना का हिस्सा। दिल्ली में रात आगे बढ़ रही थी, लेकिन नींद किसी की आंखों में नहीं थी। रॉ, IB, मिलिट्री इंटेलिजेंस, हर एजेंसी एक साथ काम कर रही थी।
अजीत डोभाल लगातार ब्रीफिंग्स ले रहे थे, वहीं नरेंद्र मोदी को हर अपडेट भेजा जा रहा था। उधर देश भर में गुस्सा बढ़ रहा था। टीवी चैनल्स पर सिर्फ एक नाम था, पहलगाम। सोशल मीडिया पर लोग जवाब मांग रहे थे, क्योंकि यह हमला सिर्फ लोगों पर नहीं था, यह उस भरोसे पर था कि कश्मीर बदल रहा है, कि घाटियां फिर से सुरक्षित हो रही हैं, कि इतिहास पीछे छूट रहा है और अब जवाब भी तैयार हो रहा था। अगले कुछ दिनों में डिप्लोमेटिक एक्टिविटी तेज हो गई, सिक्योरिटी अलर्ट्स बढ़ाए गए, बॉर्डर मॉनिटरिंग मजबूत की गई, सेना, वायुसेना और नौसेना को हाई अलर्ट पर रखा गया। दुनिया की नजर अब दक्षिण एशिया पर थी, क्योंकि तनाव सिर्फ एक घटना तक सीमित नहीं रह गया था। फिर आया वो नाम जो आने वाले दिनों में हर जगह सुनाई देने वाला था, ऑन ऑपरेशन सिंदूर, 7 मई 2025। रात का वो समय जब ज्यादातर दुनिया सो रही थी, लेकिन भारत जाग रहा था। एयर बेसिस एक्टिव थे, राफेल जेट्स अपनी पोजीशंस पर थे, मिसाइल्स तैयार थीं, कून ऑर्डिनेट्स लॉक किए जा चुके थे, और फिर आदेश आया। कुछ ही मिनटों में कई टारगेट्स पर एक साथ कार्रवाई हुई। ये सिर्फ मिलिट्री रिस्पॉन्स नहीं था, यह मैसेज था, एक ऐसा मैसेज जो सीमा पार तक पहुंचना था, एक ऐसा मैसेज कि अब जवाब का तरीका बदल चुका है। लेकिन इन सब के बीच एक चीज पीछे छूट रही थी। वो लोग जो सिर्फ घूमने आए थे, जो पॉलिटिक्स नहीं जानते थे, जिन्हें बॉर्डर्स से मतलब नहीं था, उन्हें सिर्फ कश्मीर देखना था, लेकिन वो इतिहास का हिस्सा बन गए। 9 मई 2025, जवाब, तनाव और एक नई टकराव की आहट। कार्रवाई के बाद माहौल बदल चुका था। सीमाओं पर गतिविधियां बढ़ गई थीं, रेडर सिस्टम्स लगातार सक्रिय थे, एयर डिफेंस यूनिट्स हाई अलर्ट पर थीं, पूरे क्षेत्र में एक बेचैनी थी। दुनिया की नजर अब सिर्फ पहलगाम पर नहीं थी, बल्कि इस सवाल पर थी कि आगे क्या होगा। दुनिया भर की राजधानियों में इमरजेंसी डिस्कशंस शुरू हो चुके थे। वॉशिंगटन में बैठकों की खबरें थीं। कई देशों ने संयम बरतने की अपील की। एनालिस्ट्स कह रहे थे कि यह सिर्फ एक रीजनल इंसिडेंट नहीं रहा। अब मामला दो न्यूक्लियर पावर्स के बीच बढ़ते तनाव से जोड़ा जा रहा था। हर स्टेटमेंट, हर मूवमेंट, हर सैटेलाइट इमेज पर नजर रखी जा रही थी। उधर भारत के अंदर माहौल अलग था। लोगों के बीच गुस्सा था, लेकिन साथ में दर्द भी था, क्योंकि हेडलाइंस में स्ट्रैटेजी चल रही थी, डिप्लोमेसी चल रही थी, ऑपरेशंस चल रहे थे, लेकिन उन परिवारों की कहानी कहीं पीछे छूट रही थी, जिनकी दुनिया उसी दिन खत्म हो गई थी। उनके परिवार आज भी उस दिन को याद करते हैं, एक ऐसी तारीख की तरह जिसने सब बदल दिया। और शायद आतंकवाद की सबसे बड़ी ताकत यही होती है, वो सिर्फ जान नहीं लेता, वो यादें छीन लेता है, वो भरोसा तोड़ देता है, वो लोगों के अंदर यह सवाल छोड़ देता है कि क्या कोई जगह सच में सुरक्षित है।